everyone. Myself Yashwati Yadav, your educator for Paper 2 Psychology. I welcome you all of you on Utkarsh UGC NET JRF channel. So जैसा कि हम सबको पता है कि UGC NET दिसंबर 2024 साइकिल के रिजल्ट्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, तो जिन्होंने भी क्वालिफाई किया उनको बहुत बहुत बधाई है। और जिन बच्चों का किसी कारणवश नहीं हो पाया उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, उनको वापस से अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो इन्हीं बच्चों में से एक कैंडिडेट है जो आज हमारे साथ है, मिस्टर चंद्रभान सिंह, जिन्होंने 99.90 परसेंटाइल के साथ हिस्ट्री जैसे वास्ट सब्जेक्ट में JRF क्वालिफाई किया। तो चलिए उनसे मिलवाते हैं और शेयर करते हैं उनकी जर्नी, क्या स्ट्रैटेजी उनकी रही इस प्रिपरेशन के दौरान और क्या वो आपको सजेशंस देना चाहेंगे। सबसे पहले आप बहुत बहुत बधाई जो आपने 99.90 परसेंटाइल अचीव करना हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में बहुत ही बड़ी बात है। थैंक यू मैम। तो आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम चंद्रभान है, मैं जयपुर का ही रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग रूरल बैकग्राउंड से हुई है क्योंकि वहीं से आता हूँ मैं। तो जैसे मेरी स्कूलिंग टारगेट स्कूल चौमी से हुई है। मैंने BA परिष्कार कॉलेज से किया है और MA प्रताप यूनिवर्सिटी जयपुर से किया है। और ये मेरा नेट में सेकंड अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने सिर्फ नेट के लिए क्वालिफाई किया और अभी सेकंड टाइम में JRF हुआ मेरा। सो आपको कब लगा कि आपको हायर एजुकेशन में आना चाहिए, नेट वाली फील्ड में आना चाहिए, UGC नेट करना चाहिए अटेम्प्ट, और इसके बारे में कुछ बताइए। जी मैम, जैसे मेरी ग्रेजुएशन 2018 में हुई थी और मैंने PG जो किया मेरा वो 21 से 23 वाले सेशन में किया। तो ये जो 3 साल का गैप था बीच में, इसमें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब RS के लिए प्रिपेयर कर रहा था पहले। तो उसमें मैं फाइनल सिलेक्टेड नहीं हो पाया, मतलब मेंस क्लियर हुआ बट इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ मतलब मैं। तो उसके बाद जब मैंने हिस्ट्री में किया मैंने अपना PG, तो हिस्ट्री मेरा UG में ना तो सब्जेक्ट था और ना स्कूलिंग में मेरे लिए ये सब्जेक्ट था। बट जब मैंने RS के लिए प्रिपेयर किया तो उसमें तो हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा मेजर रोल रहता है। बिल्कुल। तो पहली बार मैंने हिस्ट्री पढ़ी वहाँ पर, तो मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो तब उसमें फाइनल सिलेक्टेड नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने हिस्ट्री में थोड़ा आगे कुछ करने का, रिसर्च वगैरह करने का सोचा। तब जाके फिर मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया UGC नेट के लिए। ओके। और एक बात मैं और पूछना चाहूँगी कि आपके पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री नहीं थी, राइट? उसके बाद आपने मास्टर्स में हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया। तो कुछ बच्चे ये भी इस चीज़ में भी कंफ्यूज रहते हैं कि जिनके पास अगर ग्रेजुएशन में कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, उसी स्ट्रीम में वो मास्टर्स में जा सकते हैं क्या? हाँ जी मैम, आप UGC की गाइडलाइंस देखोगे तो उनके अकॉर्डिंग आप अगर जिस सब्जेक्ट में आपने PG किया है, अगर आपका उसमें UG नहीं है तो इट्स ओके। आप PG से अगर आप वो सब्जेक्ट कर रहे हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, PhD के लिए आप सबके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वेरी करता है, राइट? हाँ, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है वैसे। बिल्कुल। और इस हिस्ट्री जैसे वास्ट सब्जेक्ट में कंटेंट सिलेक्शन है जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि बहुत डिस्क्रिप्टिव और डिटेल्ड सब्जेक्ट है और उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, क्योंकि 4-5 पार्ट होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री। तो इतने सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करें, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी मैम, ये हिस्ट्री जैसे वास्ट सिलेबस में ये इशू रहता है ये कंटेंट सिलेक्शन का, क्योंकि आपको हर पार्ट के लिए इतने सारे सोर्स अवेलेबल होंगे। जैसे अपन एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो उसके लिए उपेंद्र सिंह है, RS शर्मा है, उसके अलावा AL बोशम है। तो ऐसे बहुत सारे, मिडियल के लिए भी सेम आप अलग अलग है। तो उसमें कंटेंट का और ये सोर्स सेलेक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। बट जैसे अगर मेरी मैं बात करूँ तो जैसे कि UGC नेट में हिस्ट्री में सेकंड पेपर में 4 बड़े मेजर पिलर्स होते हैं हिस्ट्री के, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न एंड फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, जिसको हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का तो रोल होता नहीं, तो उन 4 पिलर को अपने को मेनली प्रिपेयर करना होता है इसमें। तो जैसे एंशिएंट के लिए बात करें तो मैंने इसके लिए पहले तो NCERT पे फोकस किया, थोड़ा NCERT को पढ़ा था। और अपन जैसे जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया अपना, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में जैसे मैंने बोला कि मेरा सिर्फ नेट हुआ था, JRF नहीं हुआ था उसमें। तो उस टाइम पे मैंने इस पर NCERT पे इतना ध्यान दिया नहीं था। पर जब मैंने पेपर देखा, थोड़ा PYQ को एनालिसिस किया, तो उसमें देखा कि NCERT से आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली 100 में से 10-15 क्वेश्चन आपको NCERT से मिल जाते हैं। तो उसके लिए मतलब हिस्ट्री के लिए फिर मैंने एंशिएंट के लिए मिडिवल, मॉडल जो भी है उसके लिए NCERT पे फोकस किया कम्प्लीटली पहले तो। और उसके बाद पर्टिकुलर सेक्शन वाइज अलग अलग मैंने प्रिपेयर किया। जैसे एंशिएंट के लिए मैंने सबसे पहले NCERT पढ़ी और उसके अलावा RS शर्मा और उपेंद्र सिंह। और ऐसे मिडिवल हिस्ट्री के लिए सेम NCERT और उसके अलावा सतीश चंद्रा वाली बुक, और एक आर्या गाइड आती है
उसको आप फैक्चुअल डिटेल आप उसमें से ले सकते हो वैसे। ओके। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सेम ओल्ड वाली एनसीईआरटी विपिन चंद्रा की, और एक स्पेक्ट्रम की बुक ओके, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री के लिए एक ई श्रीधरन की बुक आती है, उसमें से सेलेक्टिव कंटेंट पढ़ा था उसमें। और ओके, तो आपने ये पढ़ के नोट्स बनाए या फिर वहीं पे हाईलाइट किया, मतलब कैसे किया आपने? जी मैम, जैसे नोट्स मेकिंग का मेरे 2-3 फेज़ में रहा था वैसे। जैसे सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, तो Right. पहले एनसीईआरटी को उसका थोड़ा शॉर्ट नोट बनाया एनसीईआरटी के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी का आपको बेस तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप एडवांस पे जा सकते हो वैसे। बिल्कुल, और हाँ। हिस्ट्री के एनसीईआरटी तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे, फाउंडेशन के लिए वो इम्पोर्टेंट है। फाउंडेशन के लिए भी। और आप कोई सी भी एग्जाम उठा लो, ऑल इंडिया की अपने स्टेट एग्जाम्स, हिस्ट्री के एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाएगी, चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो वो। तो ऐसे यूजीसी नेट में भी ये हिस्ट्री का एनसीईआरटी से आपको क्वेश्चन मिलती ही है। तो उसके लिए पहले मैंने तो एनसीईआरटी के नोट्स बनाए। जैसे पहले मैं एनसीईआरटी 6th-7th क्लास के एनसीईआरटी को बहुत लाइटली ले रहा था, बट जब मैंने पिछला अटैम्प्ट दिया था, हमारा जो जून में अटैम्प्ट हुआ था, जो पेपर लीक हो गया था, तो फिर वो दोबारा हुआ था पेपर हमारा। ओके। तो उसमें से क्वेश्चन 6th क्लास के एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन थे उसमें से, अच्छा। 7th क्लास के भी एनसीईआरटी क्वेश्चन थे, तो अपन इनको इग्नोर नहीं कर सकते मतलब। तो नोट्स मेकिंग में सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पे कमांड है अगर, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए ये है। और उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पे जाते हो, तो उसमें भी आपको 2-3 रीडिंग तो मिनिमम चाहिए उसकी, वो बात है। बिल्कुल। तो नोट्स मेकिंग में पहले आप एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाए मैंने, और उसके बाद टेक्स्ट बुक थे, उसमें से जो अपने जो मतलब स्टेप बाय स्टेप आप जब बुक जैसे बुक पढ़ते हो तो आप उसकी आउटलाइंस बेस ही आप नोट्स बना सकते हो अपने। बिल्कुल, क्योंकि हिस्ट्री फैक्चुअल सब्जेक्ट है, तो उसमें हाँ। फैक्ट्स याद करने ही पड़ेंगे। हाँ, आपको फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं, और जैसे कई बुक्स में फैक्ट्स कम होते हैं वैसे। जैसे उपेंद्र सिंह में इतने फैक्ट्स नहीं है, बट वो एनालिटिकल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है एंसेंट के लिए, ओके। वो है। तो आप वहाँ से वो कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए, और वहाँ पर भी एंसेंट के लिए भी आप वो आर्य की जो गाइड आती है उसके फैक्ट आप ले सकते हो उसमें से ये। तो आपका नेट के जितना मटेरियल आपको 70-80% आप दोनों का काम हो जाएगा, उतने में कट ऑफ उतनी जाती है वैसे इसकी। ओके। और यूजीसी नेट में हिस्ट्री का सब्जेक्ट और जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम्स है, उनके सिलेबस से कितना मैच करता है और कितना डिविएट करता है, वो भी आप एक बार स्पेसिफाई करिए। जैसे मैं अगर मेरी बताऊं तो जैसे मैंने नेट का सिलेबस तो स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा, क्योंकि जैसे अभी मैंने 23 वाला असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हुआ, उसमें अपेयर हुआ हूँ, तो उसका रिजल्ट अवेटेड अभी। तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा था मैंने, और वो ज़्यादा सिलेबस डिफाइंड है वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आरपीएससी एग्ज़ाम लेती है, तो मैंने उसके आउटलाइन के अकॉर्डिंग ही पढ़ा था वैसे। तो ऑलमोस्ट 80-90% मैच है। जैसे नेट में हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ नहीं आती, वो असिस्टेंट प्रोफेसर में आती है, और एक राजस्थान हिस्ट्री का सेगमेंट होता है, वो अलग से जुड़ जाता है वहाँ पर, वो यहाँ पर नेट में नहीं होता। अच्छा, तो आपने नेट भी क्वालिफाई कर लिया और असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम भी क्वालिफाई किया है? हाँ, उसका रिजल्ट अवेटेड है वैसे, अभी आ जाएगा मतलब कुछ टाइम में वो है। ओके। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नेट हुआ और सेकंड में जेआरएफ, तो वो कौन सी क्या चीज़ें रह गई थी, क्या कमियां रह गई थी कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ नहीं हो पाया, और आपने किस तरह उन पे काम किया? जी मैम, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो फर्स्ट पेपर होता है हाँ। नेट में, जैसे उसके 50 क्वेश्चन होते हैं जो 100 नंबर का होता है। बिल्कुल। तो जब मैं पहला अटेम्प्ट दे रहा था तो सब्जेक्ट तो पढ़ लिया था ठीक ठाक, सब्जेक्ट का तो हो गया मास्टर्स था। में पढ़ते ही तो कमांड सबकी बेसिक होती है सब्जेक्ट पे। हाँ, तो बट फर्स्ट पेपर पे इतना ध्यान नहीं दिया, ऊपर ऊपर से देख के चले गए, तो इतना लाइटली ले लिया, तो उसमें जैसे 50 क्वेश्चन में से मेरे 27 सही हुए। अच्छा। तो अगर आपको जेआरएफ करना तो मैंने पहले बताया कि आपके 35 प्लस होने चाहिए। बिल्कुल। अगर आपके इसमें 27 आ रहे तो वो तो थोड़ा सब्जेक्ट ठीक था मेरे, इसलिए नेट हो गया वैसे। अगर 27 आ रहे तो आप जेआरएफ तो नहीं अटेम्प्ट कर सकते। तो फर्स्ट पेपर में मेरी यही गलती की कि फर्स्ट पेपर पे इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। ओके, तो जेआरएफ के लिए फर्स्ट पेपर का मेजर मतलब इम्पोर्टेंट रोल रहता है? इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जैसे कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो 27 थे सही, और इस बार 50 में से 36 क्वेश्चन सही हुए मेरे, तो मतलब 72 मार्क्स हुए एक तरह से। अच्छा, तो पेपर 1 का भी इक्वली इम्पोर्टेंस है, राइट? हाँ, इक्वली इम्पोर्टेंस है। लोग उसको पढ़ते नहीं है, लोग अपने सोचते हैं कि अपने कॉमन सेंस से भी उसका सही हो जाएगा, हाँ। बट वो एक लेवल तक ही काम आता है, आपको उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा। देखो फर्स्ट पेपर में जेआरएफ अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको उसके लिए फर्स्ट पेपर पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा थोड़ा। ओके, तो पेपर 1 और पेपर 2 में आपने किस तरह से बैलेंस किया टाइम प्रिपरेशन के दौरान? जी मैम, अगर पेपर फर्स्ट और सेकंड के बैलेंस की बात करें तो जैसे कि पेपर फर्स्ट में एक डीआई का पोर्शन होता है, जैसे 10 यूनिट होती है उसमें। हाँ। तो 10 यूनिट, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल। 50 क्वेश्चन हो गए, और हाँ। वो हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है।
उसमें एक DI की यूनिट पहली यूनिट आती है हाँ। और उसके अलावा एक कॉम्प्रहेंशन आता है पैसेज, ये टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, एनवायरनमेंट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, ऐसे 10 यूनिट है। हाँ। तो अब उसमें क्या होता है जैसे कि अपन सब्जेक्ट तो पढ़ रहे होते हैं बट इसमें DI का रोल इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको JRF करनी है तो DI का और पैसेज जो है आपका वो कम्प्लीटली 10 में से 10 आउट ऑफ 10 सही होना ही चाहिए। स्कोरिंग है, अगर थोड़ा सा भी फोकस उस पर करे तो। हाँ, तो अपन ये कर सकते जैसे कि अपन अपने पूरे टाइम मैनेजमेंट का 70% अपन सब्जेक्ट को दे सकते हैं और 30% टाइम फर्स्ट पेपर को दे सकते हैं अपन, और ये अपने को कंटिन्यूसली देना पड़ेगा रेगुलर। अगर आप नहीं देते, जैसे DI जैसे पोर्शन हो गया, थोड़ा रीजनिंग वाला हो गया, उसमें प्रैक्टिस बेस है सारा कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंशन का हो गया, तो आपको रोजाना जैसे एक DI आप टारगेट कर लो कि आप रोजाना एक DI आपको जब तक एग्जाम होगा तब तक आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक DI में आपका काम हो जाएगा कि वो आपको कंप्लीट करना है। तो वो आप PYQ से प्रैक्टिस कर सकते हो DI की, तो उससे आपका DI सही हो जाएगा और कॉम्प्रिहेंशन भी सही हो जाएगा। आप इजीली आता है बट आप उसकी प्रैक्टिस करके जाओ तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा वैसे। बिल्कुल। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहता है? अभी तक तो हमने बात करी कि किस तरीके से पढ़ाई करी, कंटेंट सिलेक्शन की, और टाइम मैनेजमेंट, जैसे टेस्ट सीरीज से हमें क्या हेल्प मिल सकती है? जैसे इसमें टेस्ट सीरीज का रोल रहता है बट इसमें मेन रोल है PYQs का, चाहे अपन फर्स्ट पेपर की बात करें या सेकंड पेपर की बात करें। जैसे फर्स्ट पेपर की जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तो इसकी ना तो मैंने कोई टेस्ट ली थी ना कोई रिवीजन, ऐसे कुछ नोट्स वगैरह नहीं थे मेरे इसके मतलब फर्स्ट पेपर के। बट इस बार मैंने इसकी प्रॉपर PYQ कंप्लीट किए। अब PYQ मतलब पिछले 12-13 सालों की मतलब आप ले सकते हो, तो आपको उनको अच्छे से एनालिसिस करना है और उनको पढ़ना आपको। बाकी आप इसके अलावा जैसे कि फर्स्ट पेपर के लिए आप KVS मदान की एक बुक आती है, बिल्कुल हाँ, आप उसमें पहले आप अपना थ्योरेटिकल पोर्शन कर लो कंप्लीट 10 के 10 यूनिट का, और उसके बाद जब आपका वो पोर्शन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद अपने जो PYQs है उस पर जा सकते हो आप। और PYQs में आपको जैसे कि पूरा एक पेपर 3 घंटे लगेगा आपको सोल्व करने में, अगर आप बिल्कुल ढंग से सोल्व कर रहे हो, आप पूरा कॉम्प्रिहेंशन सब कंप्लीट कर रहे हो, तो आप वो पेपर कंप्लीट करो आपकी एग्ज़ाम से पहले ये है। तो और उससे जब आप वो पेपर सोल्व करो तो उसमें से उसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है आप उसके नोट्स बना लो, आप उनको लिख लो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अपन जब बुक में से डायरेक्ट पढ़ते हैं तो अपने को इतना आइडिया लगता नहीं कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वहाँ पर, हाँ। वो है तो। लेकिन आप अगर PYQ से ही डायरेक्ट कुछ लिख लोगे, नोट्स बना लोगे, क्वेश्चंस का ट्रेंड भी हमें पता रहेगा। हाँ, क्योंकि इसमें पेपर रिपीटेटिव होता है, वैसे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, बिल्कुल हाँ। तो उसमें आप उसके जो नोट्स बना लोगे अगर आंसर्स वगैरह के जो है इसमें, हाँ। तो आपको मेन एग्जाम में चाहिए, मान लो आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन भी अगर आ गया तो आपका आंसर निकल जाता है वहाँ से। मोस्टली इसमें एलिमिनेशन मेथड काम करता है UGC में, ये समझ लो। ठीक है। तो और इसके अलावा रिवीजन के टाइम पे आपने क्या किया जो बहुत बेनिफिशियल रहा हो? रिवीजन के लिए जैसे कि सबसे पहले तो मैंने जो नोट्स बनाए, जैसे मैंने बताया अपने NCERT से बनाए, और फिर अपनी टेक्स्ट बुक होती है उनसे प्रिपेयर किए, और उसके बाद जैसे कि आप नोट्स को एक बार 5-7 बार जब रिवाइज कर लेते हो तो उसमें से आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें याद रहती है। बट जैसे हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो उसमें बहुत सारे फैक्ट वगैरह होते हैं, तो वो याद होना थोड़ा टफ रहता है। तो ऐसे पूरे कंटेंट को मैंने याद करने के लिए लास्ट में शॉर्ट नोट्स बनाए थे। शॉर्ट नोट्स बनाने का जैसे कि आप एक यूनिट होती है, जैसे एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न, ऐसे अलग अलग यूनिट है हमारे। तो आप जैसे कि ये देख रहे हो, ये मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का है ये, तो ये इसमें टोटल 10-12 पेज है, तो इसमें पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है। तो रिवीजन के टाइम जब आप एग्ज़ाम में मतलब 5-7 दिन बचे हो तो लास्ट में आप ये दे सकते हो, तो आपका पूरा सब्जेक्ट ऐसे कवर हो जाता है। ये सेम ऐसे फर्स्ट पेपर के लिए भी आप बना सकते हो। तो आप लास्ट के 10 दिन इसमें रिवीजन कर लो। शॉर्ट नोट है, ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं लास्ट टाइम में, राइट? हाँ, क्योंकि हमारे हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्रोनोलॉजी बेस्ड पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से मान लो 10-15 क्वेश्चन तो क्रोनोलॉजी के आते हैं। बिल्कुल। तो वो याद रखना, ईयर्स याद रखना थोड़ा मुश्किल होता होगा, थोड़ा टफ होता है याद रखना। तो अगर वो याद कर लोगे आप तो आपके क्वेश्चन बहुत सारे सही हो जाते हैं, इनडायरेक्टली बहुत हेल्प होती है उससे। बिल्कुल। और उसके अलावा कुछ बच्चों का ये रहता है कि चलो हिस्ट्री में JRF हो गया, अभी आगे क्या स्कोप है? आप क्या करना चाहोगे आगे JRF के बाद? आगे जैसे कि अभी तो रिसर्च में जाना, तो PhD में एनरोल होने का है अभी, तो PhD में जाना है। और बाकी तो रिसर्च वगैरह में हो तो वो ज़्यादा स्कोप है, वो सही इसमें। अच्छा, बाकी तो ठीक है। PhD के अलावा और फ्यूचर क्या गोल्स है हिस्ट्री में, टीचिंग में? जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का है गोल, तो अभी उसका रिजल्ट अवेटेड है वैसे। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू।
अच्छा ठीक है। और उसके अलावा आप क्या लास्ट टिप्स देना चाहेंगे व्यूअर्स को जो हिस्ट्री में नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको? जी मैम, जैसे कि हिस्ट्री में मेन प्रॉब्लम तो यही होती है कि आपको कंटेंट याद रहता नहीं, मतलब बिल्कुल हाँ। क्योंकि इतना वास्ट है, एंशियंट इतना वास्ट है, मिडिवल, मॉडर्न और उसके बाद फिलोसफी वाला पोर्शन होता है। जैसे कि मैं फिलोसफी वाले पोर्शन पे थोड़ा बताना चाहूँगा अच्छे से, हाँ, क्योंकि उसमें लोग इतना ध्यान देते नहीं। वैसे जैसे मैंने ऐसे किया था, जैसे अपने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है आरपीएस ने जो डाल रखा है हिस्ट्री के लिए, उसमें से आप उसका सिलेबस में अगर आप कर लोगे फिलोसफी वाला, तो आपके जैसे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं अपने 100 में से वहाँ पर फिलोसफी के नेट में, तो उनमें से आपके 7-8 क्वेश्चन हो जाते हैं सही इजीली, क्योंकि वो सिलेबस उसमें हाईलाइट कर रखा है आरपीएससी ने। तो वो हिस्टोरियोग्राफी का जो पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट डाल रखा है आरपीएससी ने। जैसे नेट में तो ज़्यादा आता है वैसे हिस्टोरियोग्राफी, बट जो आरपीएससी ने डाल रखा है वो थोड़ा कम डाल रखा है उससे। अच्छा। तो आप वो पढ़ लेते हो तो आपका काम इधर नेट में भी हो जाएगा। ये है। हाँ, और कुछ बच्चों को रहता है कि हिस्ट्री में क्या फर्स्ट अटैम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई करना पॉसिबल है, तो आपने क्या क्या मतलब चैलेंजेस फेस किए और उनको किस तरीके से आपने कवर किया नेक्स्ट अटैम्प्ट में? तो आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट में वो जेआरएफ कर पाए? जी मैम, एक तो शॉर्ट नोट्स जो आपने बताए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाँ शॉर्ट नोट तो है, बट जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को पूरे सिलेबस का पहले थोरोली एक बार पढ़ना पड़ेगा अपने को। बिल्कुल। ये तो आपको गो थ्रू होना ही पड़ेगा कम्प्लीटली, पूरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री का कंप्लीट जो भी है। और जेआरएफ के लिए करो तो आपको फर्स्ट पेपर भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, आप ऐसे स्किप नहीं कर सकते कुछ भी। बिल्कुल, फर्स्ट पेपर का मेजर रोल रहता है। हाँ, क्योंकि अब कट ऑफ वैसे बढ़ भी रही है आजकल, तो बिल्कुल, हाँ। अपन सिलेबस को वैसे भी स्किप नहीं कर सकते। और उसके अलावा जैसे कि आप थोड़ा डेट्स वगैरह को अलग से लिख लो शॉर्ट नोट्स के रूप में हिस्ट्री के लिए, हाँ। तो उसका बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा PYQ एनालिस करना आप दिसंबर वाले और जून वाले जो पिछले 2-3 साल में हुए, या उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस होते हैं उनमें भी अगर आपको डेट्स याद है, थोड़े क्रोनोलॉजी याद है, तो आपके टफ से टफ वाले क्वेश्चन भी उनसे ही निकल जाते हैं। बट उनको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप ऐसे करो जैसे कि एंशिएंट के जो क्रोनोलॉजी आप उसको अलग लिख लिए, मिडिवल की क्रोनोलॉजी आप उसको अलग लिख सकते हो, और से मॉडर्न के लिए अलग लिख सकते हो आप ये। और जैसे कि कुछ टॉपिक्स है मतलब जो हर साल हर पेपर में वो बार बार रिपीटेटिव होते हैं, हर कुछ थीम्स है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में जो रिलीजियस रिफॉर्म्स वाला एक टॉपिक आता है, अच्छा। उसमें डेटा फैक्ट बहुत सारे उसमें बहुत सारे, तो आप ये ट्राई करो कि उसको अच्छे से याद कर सको, उसका बार बार रिवीजन कर सको, क्योंकि वो एक बार रिवाइज करने से याद तो बिल्कुल नहीं आने वाले। तो वो बार बार जब रिवीजन करोगे आप उसका, तो तभी वो आपको याद होंगे। लास्ट टाइम के लिए नहीं छोड़ना चाहिए वो यूनिट। हाँ, लास्ट टाइम के लिए जब आप एक बार कंप्लीट साथ कर रहे हो, तो पहले जैसे आप पहले आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर टेक्स्ट बुक पढ़ ली आपने, उसके बाद अब आप जब नोट्स बनाओ तो उसमें आप शॉर्ट नोट भी उसके साथ साथ ही बनाओ तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ऐसे नहीं कि अपन बाद में शॉर्ट नोट बनाए एग्जाम के आसपास, बट उसके साथ ही बनाओगे जब, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप फिर उसका रोजाना भी रिवीजन कर सकते हो। तो जब एग्जाम अपनी पास होगी तो अपने को ऐसे बर्डन नहीं लगेगा कि इतना सारा रिवाइज करना है। और शॉर्ट नोट से ऐसे मान लो कि आप एक दिन में पूरा सेकंड पेपर भी और फर्स्ट पेपर भी आराम से रिवाइज कर सकते हो कम्प्लीटली। ठीक है। और उसके अलावा सीबीटी मोड का भी कुछ लोगों को थोड़ा फोबिया रहता है, कुछ इश्यू रहता है कि सीबीटी मोड पे कैसे अटेम्प्ट करे पेपर, तो उसमें क्या चीज़ें हेल्पफुल रही आपकी? जी मैम, जैसे कि मैंने बोला कि PYQ का ज़्यादा रोल रहता है इसमें, और टेस्ट सीरीज का रोल आप उसके लिए आप ऐड कर सकते हो कि आपको अपने को मेन पेपर जो वही देना CBT मोड पे। बिल्कुल हाँ। तो अपन जब CBT मोड पे अपन को टेस्ट दे रहे हैं, तो अपन को वहाँ पे जैसे कि 180 मिनट्स होते हैं, कंप्लीट 3 आवर्स का होता है। तो वो डिपेंड करता है पेपर की टफनेस कैसी है। कई बार DI ज़्यादा टफ आ जाता है, तो DI में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे कि DI में लोगों को 20-20, 25-25 मिनट लग जाते हैं। कभी कभी पहला क्वेश्चन DI का हो जाता है, वहीं पे आधा टाइम खत्म हो जाता है। तो जैसे कि जब आप DI की प्रैक्टिस अच्छे से करो, क्योंकि DI का वहाँ पर टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, मतलब 10 मिनट मैक्सिमम आप वहाँ पर DI कंप्लीट कर लो आपका, क्योंकि उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसमें भी 10 मिनट लगते हैं आपको, क्योंकि पूरा रीडिंग करना पड़ता है अपने को, और उसके बाद अपने को आंसर देने होते हैं उसमें से ऊपर से देख के। तो इन सारे सेक्शंस की ऑलरेडी हम टाइम मैनेज करके चले पेपर में, राइट? हाँ बिल्कुल। जैसे कि और अपन सिर्फ फर्स्ट पेपर की बात करें तो आप ये मेक श्योर करो कि उसमें 1 घंटा और 20 मिनट ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना। ये तो मैक्सिमम बता दिया मैंने, क्योंकि जिसका सब्जेक्ट अच्छा होता है तो वो सब्जेक्ट का तो 1.5 घंटे में उसका हो जाता है इजीली। जैसे मेरा सब्जेक्ट का था पेपर, वो 1.5 घंटे में हो गया था, बट मेरा जो पहला पेपर था उसमें DI टफ आया था थोड़ा, तो उसमें मुझे टाइम लग गया था। तो मैंने इसके लिए पहले से जब मैं टेस्ट सीरीज दे रहा था तो मैंने पहले इसके लिए टाइम स्लॉट निकाल लिया था कि अपने को DI सबसे लास्ट में करना है, और उसका जो टाइम मैनेजमेंट है DI के लिए मैंने स्पेशली 30 मिनट्स रखे थे अपने लिए।
वो आप सबका अलग अलग होता है कि किसी की मैथ्स अगर अच्छी है तो उसमें डीआई को 5 छोटे भी कर सकता है वो। तो बट मेरा थोड़ा आर्ट्स से हूँ तो मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं था, तो हाँ मैंने बट हाँ डीआई मेरा फिर हिस्ट्री वाले बच्चे ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से रहते हैं तो उनका मैथ्स वाला पोर्शन इतना अच्छा रहता है, हाँ। तो उनको प्रैक्टिस करनी होती है। इसलिए आप फर्स्ट पेपर के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के पहले से बुक करके चलो तो सही रहेगा। जैसे कि 120 मिनट्स तो आपको देने चाहिए वैसे, अगर आपका मैथ्स वगैरह वीक है। अगर आपका मैथ्स वगैरह अच्छा है तो आपका 1 घंटे में हो जाएगा वो पेपर, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको अगर सब्जेक्ट का पेपर टाइम पे करना है, जैसे कि 180 मिनट्स होते हैं, तो आप सब्जेक्ट को मान लो कि 140 मिनट्स दे रहे हो आप, मतलब 100 मिनट्स के आसपास हो गया है। ओके। तो अब उसमें होता क्या है कि अगर आपने रिवीजन अच्छे से कर रखा है, आपने शॉर्ट्स नोट्स का रिवीजन अच्छे से किया है, बढ़िया अच्छे से किया, तो आपको एक क्वेश्चन का टाइमिंग होगा 10 सेकंड में सॉल्व करने का। ओके। तो ऐसे आपके 100 क्वेश्चन वो 1.25 घंटे में भी आपका इजीली हो जाता है। ये है, तो आप मेक श्योर ये करो टाइम मैनेजमेंट के लिए कि आप रिवीजन पूरा अच्छे से करो, क्योंकि कंटेंट वही जो आपने पढ़ा है, सीधी सी बात है। क्योंकि आप चाहे कितने सोर्स से पढ़ लो, बट सोर्स एक ही रखो, उसी को बार बार रिवाइज करो, और वो सोर्स बिल्कुल रिपीटेटिव होते हैं सारे। तो अगर आपने यहाँ से सही से रिवीजन करोगे तो तभी आपका पेपर टाइम पे हो पाएगा, क्योंकि नहीं तो वहाँ पर जैसे कि 5-5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं नेट में तो बहुत सारे। हाँ, मल्टीपल सेलेक्टिव, तो उसमें से कन्फ्यूजन भी बहुत आता है कई बार। टाइम टेकिंग पढ़ने में ही टाइम लग जाता है। कई बार डेट्स का भी इतना कन्फ्यूजन होता है कि जैसे कि कोई बैटल की डेट पूछ ली, हाँ। जैसे मान लो कि जैसे पानीपत वाला 1191 का है, बट इसमें भी कई वो कन्फ्यूजन होता है, कई 1192, 93, उसमें भी कन्फ्यूजन होता है। हाँ, तो आपको ऑप्शन ही ऐसे देता है। तो अगर आपको ये डेट्स अच्छे से याद है, आपने रिवाइज अच्छे से कर रखा, तो आपका पेपर बहुत इजीली टाइम पे हो जाएगा। जैसे मेरा पहला अटेम्प्ट था नेट का, तो उसमें मेरा पेपर पूरा 3 घंटे लगे थे मुझे, और फिर भी उसमें मतलब क्वेश्चन रह गया था, 1-2 क्वेश्चन रह गए थे। लास्ट मिनट में रिवीजन ना करने पे ये प्रॉब्लम्स आती है। हाँ, रिवीजन में भी, और हाँ अगर आपने प्रैक्टिस वगैरह सही नहीं कर रखी है, अगर हाँ। आप एक बार सीबीटी मोड से थोड़ा फेमिलियर हो जाओ, जब आप टेस्ट सीरीज दो कोई सी भी, तो मतलब 5-7 टेस्ट इनफ है वैसे आपको फेमिलियर होने के लिए है। तो बट फर्स्ट अटेम्प्ट में। और एक और बात, टेस्ट सीरीज लेने का सही समय कौन सा होता है, स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में? टेस्ट सीरीज का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, जैसे कि पहले पूरा पढ़ लिया आपने, हाँ। बढ़िया रिवीजन हो गया अच्छे से, जब आपको कुछ नहीं बचा, पीवाई को कंप्लीट हो गए, रिवीजन पीवाई को सब हो गया, उसके बाद अपने को टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए वैसे। क्योंकि टेस्ट सीरीज का रोल तो अपना ये है कि बस आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हो, सिर्फ आप मेन पेपर में। और क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह से करें, राइट? हाँ वो ये, उसमें मेन रोल तो अपना ये है कि अपन नोट्स कैसे बना रहे हैं, अपना सोर्स कैसे जो अपन सेलेक्ट कर रहे हैं वो है, और कितना टाइम दे रहे हैं अपने को, ये है। जैसे अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए 3 महीने बाकी है, 3.5 महीने, कितना टाइम है ये है। तो अब आप मेक श्योर करो कि आपको रोज़ाना 8 से 10 घंटे अगर आप दे रहे हो डेली, तो तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाता है इसमें। क्योंकि एक तो फर्स्ट पेपर भी इतना थोड़ा वास्ट हो जाता है, उसकी प्रैक्टिस करना, और फिर हमारा तो सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है। तो अभी क्या 3 महीने इनफ होंगे जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए बच्चों को? हाँ, जैसे कि मैम अभी जिसने लास्ट अटेम्प्ट दिया, तो वो तो क्या जब आंसर किया थी तो पता चल जाता है कि अपना हो रहा नहीं हो रहा, तो कितने मार्जिन से रह गए, तो जो प्रिपेयर कर रहा होगा वो तो पहले से कर रहा होगा, ये है। तो बट हाँ, अगर आप अब शुरू कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ा ये है कि आपको अपने सोर्स थोड़े सेलेक्टिव रखने पड़ेंगे, ये है वो है। और ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि आपकी अगर थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग वगैरह बढ़िया ठीक है तो आप उस पेपर में अच्छा कर सकते हो कम टाइम में भी, बट ये है कि अब से आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा एग्जाम तक। बिल्कुल। और बुक्स के अलावा और कौन से रिसोर्सेज थे, जैसे इंटरनेट या फिर यूट्यूब का क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपके प्रिपरेशन में? जैसे हमारे हिस्ट्री में पहला यूनिट जो नेट सिलेबस में डाल रखा है, उसमें कुछ वोकेबलरी डाल रखी है, मतलब वो टोटल 70-80 के अराउंड वर्ड्स है। तो आप उनको गूगल से सर्च करो एक बार, क्योंकि वो एग्जाम में आते हैं, उनके हमेशा फिक्स है कि 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे वहाँ से, तो आप उनको गूगल से सर्च कर सकते हो, ये है। और बाकी हिस्ट्री में तो ऐसे ऑनलाइन का ऐसे कुछ है नहीं, क्योंकि करंट वगैरह कुछ होता है इसमें फिर, तो इसमें तो सारा टेक्स्ट बुक ही रहता है। हाँ, मतलब मैं एक बार सोर्स फिर से बताना चाहूँगा इसमें हिस्ट्री में। बिल्कुल, लास्ट टिप्स आप दीजिए। जिसमें से मतलब आपका जैसे कि जितनी कट ऑफ जा रही है उसके आप उससे आगे आओगे, मतलब तो उसके लिए आपके सोर्स, जैसे कि मैंने एंशिएंट के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी तो पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी, और उसके अलावा उपिंदर सिंह वाली बुक है, उसको आप थोड़ा अच्छे से ज़रूर पढ़ लेगा एंशिएंट के लिए, क्योंकि मैंने देखा है जब उसके पीवाई को जब मैं पढ़ रहा था, तो उसमें से हर साल क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से पूछे जा रहे हैं। क्योंकि एक तो वो बुक बहुत अच्छी है, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप एनालिटिकल अप्रोच के लिए बहुत अच्छी बुक है एंशिएंट के लिए वो, उपिंदर सिंह वाली। और उसके अलावा एनसीईआरटी हो गई, और जो मीडिएवल में है उसके लिए भी एक तो एनसीईआरटी, और सतीश चंद्र वाली बुक पढ़ी थी मैंने तो, और उसके अलावा मॉडर्न के लिए एनसीईआरटी सेम वही विपिन चंद्र वाली एनसीईआरटी, और स्पेक्ट्रम वाली। और इन सब के अलावा एक आर्य की जो गाइड मैंने पहले भी बताई है,
उसमें क्या है कि वो इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट आती है, बिल्कुल। आप उसको एक तरह से फैक्ट के लिए ले सकते हो। जैसे कि उपेंद्र सिंह वाली बुक हो गई, सतीश चंद्र वाली हो गई, और ये स्पेक्ट्रम हो गई, उसमें अगर कोई फैक्ट कम पड़ रहा है तो आप उस गाइड से ले सकते हो, क्योंकि उसमें से देखा मैंने कि उसमें वो सिर्फ फैक्चुअल बुक है, तो आप उसमें से लोगे फैक्ट वगैरह तो आपके क्वेश्चन आराम से 70-80% आपको कंटेंट मिल जाएगा, और इतनी कट ऑफ जाती है वैसे JRF के लिए भी। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी। आप जहाँ भी जाओ, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली लाइन में जाओ, रिसर्च में जाओ, तो ये थी चंद्रभान सिंह की जर्नी, जिन्होंने 99.90 परसेंटाइल के साथ हिस्ट्री में जो है कि JRF क्वालिफाई किया। तो इनसे बात करके हमें लगा कि अगर सही स्ट्रैटेजी और टाइम मैनेजमेंट को अगर सही रखा जाए तो JRF है जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में भी पॉसिबल हो सकता है। बने रहिए उत्कर्ष के साथ ऐसी और जानकारी के लिए। धन्यवाद।